जय श्री राम आप सभी को। मैं दीपक सैनी आपका अपना चैनल सैनी विथ मैथ्स में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, हमने कक्षा 12वीं में अध्याय 3 शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको आव्यूह के बारे में बताया था कि आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं और उन प्रकारों का एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ मैंने व्याख्या की थी। उसी के बाद अब हम चलते हैं प्रश्नावली 3.1 की ओर, जहां पे मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, और वो जो हम पढ़ चुके हैं उसी आधार पर। ठीक है, तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 3.1 की ओर। जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारी कक्षा 12वीं, विषय गणित, और अध्याय चल रहा है 3। क्योंकि मैंने आपको बताया था हम सबसे पहले वही अध्याय कवर करेंगे जो मैक्सिमम मार्क्स और आसान तरीके से हल हो सकते हैं। ठीक है, जिससे हमारी बोर्ड एग्जाम्स की कॉपियां भी अच्छी लगेंगी, भरने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलते हैं बिना विलंब किए। प्रश्नावली 3.1 में पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि आव्यूह एक ए है जिसमें आपको 4x3 की एक मैट्रिक्स दी है। ये 1 2 3 है, 3x4 की एक मैट्रिक्स एक आव्यूह है जिसमें 3 आपके रो हैं, 4 आपके कॉलम है। उनमें हमें क्या ज्ञात करना है? पहला पॉइंट दिया है आव्यूह की कोटि क्या होगी, और मैंने आपको बताया था कोटि क्या होती है, जहां पे हम रो इंटू कॉलम की बात करते हैं, R इंटू सी। तो हमें पता है कि आव्यूह की कोटि कैसे फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे, कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो पंक्ति है, पंक्ति की जो संख्या है वो कितनी है, 1 2 3। पंक्ति की संख्या है 3 और स्तंभ की संख्या क्या होगी? स्तंभ की संख्या है 1 2 3 और 4। स्तंभ है हमारे पास 4। तो कोटि क्या बनेगी इस आव्यूह की? कोटि है इसकी 3/4 की। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा क्या है, उत्तर है, आंसर है। आइए चलते हैं, दूसरा पॉइंट क्या दिया है, अवयवों की संख्या। मैंने आपको बताया था जो आपकी कोटि होती है उन्हीं का गुणा कर दो, और गुणा करने पर जो संख्या आएगी वही आव्यूह के अंदर अवयवों की संख्या होगी। तो हमारी कोटि थी 3x4 की। ठीक, गुणा करें कितना आएगा, 12। तो 12 अवयवों की संख्या है किसमें, इस आव्यूह में। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे इनके मान निकालने हैं। कुछ अवयवों के मान पूछे हैं कि जो अवयव एक 13 है उसका मान क्या है, अवयव ए 21 है उसका मान क्या है, अवयव ए 33 का मान क्या है, अवयव ए 24 और अवयव ए 23 का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं, आप हमें इसका आंसर दो, बताओ क्या होगा। A1 13, A1 3 का आंसर मैंने आपको बताया था पहले ही कि जो पहला दिया होता है वो रो की बात करेगा, मतलब पंक्ति की बात करेगा, और जो दूसरा दिया होता है वो स्तंभ की बात करेगा। तो हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ, वही इसका आंसर है। जो वहां पे संख्या लिखी होगी वही इसका आंसर होगा। पहले हम पहली पंक्ति देखेंगे। पहली पंक्ति मेरी ये है जिसमें 2 5 19 -7 लिखा हुआ है, लेकिन तीसरे स्तंभ वाला कौन सा है? तो एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीसरे स्तंभ में क्या दिया है, 19 दिया है। तो A13 का मान हो गया 19। ऐसे ही A21 का मान क्या होगा? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये है 35 -2 5/2 और 12। पहला स्तंभ कौन सा है, 35। आंसर क्या आएगा इसका, 35। ठीक है, फिर A33 का मान, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति में और तीसरी पंक्ति में √3 1 -5 17 लिखा हुआ है। तीसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ कौन सा है, स्तंभ गिनो 1 2 3। ये तीसरी पंक्ति में तीसरे स्तंभ पे क्या मान दिया है, -5। बाकी इन दो के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए क्या होंगे। ठीक है, A24 का मान क्या होगा और A23 का मान होगा क्या होगा। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दूसरा प्रश्न दिया हमारा, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं। अब हमें आव्यूह दिया है और आव्यूह के अंदर हमारे 24 अवयव रखे हुए हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। संभव कोटि का मतलब है कि हम 24 आव्यूहों को किस प्रकार उस आव्यूह के अंदर रख सकते हैं, मतलब उसका अरेंजमेंट कितने तरीके से हम कर सकते हैं, हमें वो कोटियां निकालनी है। फिर बोला यदि इसमें 13 अवयव हो तो, अब 24 की जगह अगर 13 हो जाए तब क्या कोटियां बनेंगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 24 अवयव के लिए क्या क्या कोटियां बन सकती हैं। तो आइए चलते हैं, 24 अवयव वाली संभव
कोटियां। ठीक है, तो मैंने बताया था 24 कैसे बन सकती है। मान लो कि एक पंक्ति हो और 24 स्तंभ हो जाएं, तब भी 24 तो आएगा, इनको मल्टीप्लाई करने में 24 अवयव भी आएंगे। ठीक है, इसका उल्टा भी कर सकता हूं मैं कि अगर 24 पंक्ति हो गई और एक स्तंभ हो गया तब भी बन सकता है अवयव, तो इससे भी आ सकता है, गलत ये भी नहीं है। आइए दूसरा देखते हैं। अगर 3 गुणा 8 कर दें, मतलब 3 पंक्ति 8 स्तंभ, तब भी इन दोनों गुणा करने पर 24 अवयव भी आएगा, ये भी ठीक है। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, 8 पंक्ति 3 स्तंभ कर सकते हैं, इनका गुणा करने पर भी 24 आएगा। आइए दूसरा देखते हैं। अगर मैं कर दूं 6 गुणा 4, 6 पंक्ति 4 स्तंभ, ये भी सही है। चाहे इसको ऐसे लिख दो 4 गुणा 6, ये भी सही है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं, और कुछ बन सकता है। एक बनेगा 12 गुणा 2, ये भी 24 है। और एक बनेगा 2 गुणा 12, मतलब 2 पंक्ति 12 स्तंभ, ये भी 24 बनेगा। और कोई चीज बन सकती है? तो कितनी प्रकार की संभव कोटियां बनी है? और कोई मुझे जहां तक बनेगी नहीं, क्योंकि और 24 किसी का मल्टीपल नहीं होता। तो कितनी कोटियां बनेंगी संभावित? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 24 अवयव वाली संभावित कोटियां जो बनेंगी, संभव जो कोटियां बनेंगी, वो बनेंगी मैक्सिमम 8, अधिकतम 8। ठीक है, अब उसने बोला कि 24 की जगह अगर 13 हो जाए, तो आइए चलते हैं 13 अवयव वाली संभव कोटि। ठीक है, तो हमें पता है एक पंक्ति 13 स्तंभ, 13 अवयव आएंगे। 13 स्तंभ 13 पंक्ति 1 स्तंभ, तब भी बनेगी ये। इसके अलावा इसका कोई और मल्टीपल, कोई और गुणज नहीं होगा। तो 13 अवयव वाली सिर्फ 2 ही प्रकार की संभव कोटियां हैं। एक गुणा 13, या तो एक पंक्ति हो 13 स्तंभ हो जाए, या 13 पंक्ति हो, 13 पंक्ति हो और 1 स्तंभ हो जाए। ठीक है, तो इसकी संभावित 2 ही कोटियां बन सकती है। इसी प्रकार जो प्रश्न 3 है वो भी आपको इसी प्रकार दिया गया है। ठीक है, प्रश्न 3 में कहा गया कि 18 अवयव वाली एक आयु है, तो उसकी संभावित कोटियां बताइए। अगर 18 की जगह 15 कर दूं तो उसकी कितनी संभावित कोटियां बनेंगी? तो जो प्रश्न 3 है उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, अब हम प्रश्न 3 को छोड़कर चलते हैं अगले प्रश्न 4 पर। आइए चलते हैं प्रश्न 4 की ओर। देखिए प्रश्न 3 में आपको दिया हुआ है, यदि किसी आयु में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है? सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि 18 अवयव की कितनी संभावित कोटियां बन सकती हैं, ऐसे 5 की कितनी संभावित कोटियां बनेंगी। ठीक है, आइए चलते हैं अब प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा है कि एक आयु है जो 2 बाई 2 का है, मतलब 2 रो है, 2 पंक्ति है और 2 कॉलम है। 2 रो और 2 ही कॉलम है, 2 पंक्ति और 2 ही स्तंभ है, जिसमें ए बराबर दिया है ए आई जे, मतलब ए मेरा एक आयु है जो 2 बाई 2 का है, उसकी हमें रचना करनी है, मतलब उसके अवयव निकालने हैं, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। प्रदत्त मतलब वो दिखाए गए हैं, प्रदर्शित किए गए हैं, तो हमें इसके आधार पर इन सबका मान निकालना है। तो आइए देखते हैं। उसने बोला है मैट्रिक्स जो है, जो आयु है 2 बाई 2 की है, तो पहले मैं मान लेता हूं, जो मेरा माना कि जो ए आयु 2 बाई 2 के, तो कुछ ऐसे बनेगा A11 A12 A21 A22, होगी ना? 2 बाई 2 की आयु हो गई, 2 ही कॉलम और 2 ही कॉलम है और 2 ही रो है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं A11 का मान निकालूंगा, A11, और A11 के लिए मुझे इस प्रकार मान निकालना है। तो I का मान भी 1 है और J का मान भी 1 है, तो जहां पर I है वहां भी 1 रखेंगे और जहां पर J है वहां भी 1 रखेंगे। तो चलिए 1 + 1 का स्क्वायर उसके अपॉन में 2, तो ऊपर हो गया 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, इस 2 से 1 2 कट गया, कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं A12 की ओर। I का मान 1, J का मान 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, ये हो गया 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, इसका मान आ गया 9/2। ठीक है, अब चलते हैं A21 की तरफ। I का मान 2, ये I है, ये J है, J का मान 1 का स्क्वायर, स्क्वायर तो बोला है क्वेश्चन में, अपॉन में 2,
तो ये भी 3 का स्क्वायर अपन में 2 बराबर आ गया 9/2। अब निकालते हैं A22। अब यहाँ पे I का मान भी 2 है और J का मान भी 2 है, फिर उनका स्क्वायर कर दो, बटे में 2 लिख दो। तो 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर करो, 2 4 का स्क्वायर होता है कितना 16, 16/2 कितना आ गया ये 8 आ गया। तो A22 की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। ठीक है, तो अब चलते हैं, अब जो हमारा आव्यूह बनेगा वो क्या बनेगा, आव्यूह मेरा आव्यूह बनेगा A बराबर A11 का मान कितना आया 2, तो A11 मेरा 2 है। A12 का मान कितना आया 9/2, 9/2 है। ऐसे ही A21 का मान कितना आया 9/2 और ऐसे ही A22 का मान कितना आया 8। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 के ही और पॉइंट्स दिए हैं, दूसरा और तीसरा, आइए चलते हैं उसकी तरफ अब। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पॉइंट हमें दिया है Aij बराबर I/J। तो हल करते हैं। सेम चीज पहले मैं मानूंगा, माना कि A बराबर A11, A12, A21, A22। ठीक है, तो A11 का मान निकालेंगे तो I का मान भी 1 है और J का मान भी 1 है, तो 1/1 बराबर 1 ही आएगा। ठीक, A12 निकालेंगे क्या होगा 1/2 होगा। A21 निकालेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा। और A22 निकालेंगे तो 22 का मतलब है ऊपर I का मान भी 2 है और J का मान भी 2 है, इसको काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो जो मेरा आव्यूह बनेगा वो क्या बनेगा, A11 मेरा 1 आया, A12 मेरा कितना आया 1/2 आया और A21 मेरा कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा। और जो A22 है वो मेरा कितना है 1 है, वो 1 आएगा। यही आपका आंसर है। जो इसका थर्ड पॉइंट है, जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है आपका Aij बराबर I+2j का स्क्वायर अपॉन में 2। तो इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए कि इसका जो मैट्रिक्स बना, जो इसका आव्यूह बना, कमेंट में जो उत्तर दो वो लिखकर देना कि 3.1 का 4 का थर्ड पार्ट है, जिससे कि मैं समझ पाऊं कि आपने उत्तर किसका दिया है। ठीक है, तो इसका उत्तर दीजिए, बताइए जो इसका आव्यूह है वो क्या बना, कमेंट बॉक्स में बताओ। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखिए प्रश्न 5 क्या दिया है कि एक 3/4 का आव्यूह है, उसकी रचना करनी है जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। मतलब इस तरीके से, मतलब कुछ सिमिलरिटी इसमें क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, जिसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, लेकिन वहां पर 2/2 का ही आव्यूह था, यहाँ पे 3/4 का आव्यूह है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमें जो दिया है, हमें किससे प्राप्त करनी है, Aij बराबर 1/2 मॉडुलस के अंदर -3i+j। सबसे पहले मैं आपको एक खासियत बता देता हूं, जो हमें ये मॉडुलस दिया हुआ है, अगर इस मॉडुलस के अंदर कोई वैल्यू ऋणात्मक होती है, मतलब नेगेटिव होती है, तो वो अपने आप ही बाहर आके पॉजिटिव हो जाती है, और पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगी। सिर्फ अगर कोई वैल्यू नेगेटिव वैल्यू मॉडुलस के अंदर लिखी होती है तो वो बाहर आती ही क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है, पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखिए मैं आपको समझाऊंगा जितना करूंगा। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले मैं एक आव्यूह बनाऊंगा, तो जो ए का आव्यूह बनेगा 3/4 का। 3/4 का मतलब है इसमें 3 पंक्ति हैं, 4 कॉलम है, तो 3 पंक्ति का कैसे बनेगा, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4। पहली पंक्ति 4 कॉलम हो गए, दूसरी पंक्ति 4 कॉलम हो गई, तीसरी पंक्ति और 4 कॉलम हो गए। ठीक है, तो ये 3 पंक्ति हैं, 4 कॉलम है। अब मुझे इन सभी की वैल्यू निकालनी है, लेकिन किसके आधार पर, जो हमें पॉइंट दिया है इसके आधार पर। तो जैसे हमने प्रश्न नंबर 4 में किया था, सेम उसी प्रकार हम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले मुझे A11 निकालना है, तो 1/2 -3 I का मान 1 प्लस J का मान 1, ये हो गया 1/2 -3 + 1, ये हो गया 1/2। मैं बताया -3 में से 1 गया, -2 बचेगा, लेकिन मॉडुलस से जैसे बाहर आएगा वो प्लस का 2 हो जाएगा, 2/2 कटे कितना आ गया, 1 आ गया। अब निकालेंगे A12, 1/2 मॉडुलस के अंदर 3 × 1 + 2, 1/2
मॉडुलस के अंदर -3 + 2 कितना आ गया, ये हो जाएगा, इसके अंदर -1 बचेगा और -1 क्या होगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/2 -1 बराबर 1/2। ठीक है, आइए A13 निकालेंगे। 1/2 माइनस आई का मान 1 है और जे का मान 3 हो गया। अब तो 1/2 -3 + 3, ये तो 1/2 0 हो गया और 0 से 0 में किसे डिवाइड देते हैं या भाग देते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। अब निकालेंगे A14। ठीक है, A14 क्या होगा, 1/2 -3 गुणा 1 + 4 बराबर 1/2 -3 + 4 बराबर, करो, ये तो प्लस का ही 1 आ गया, तो मतलब जो प्लस का होता है वो प्लस का ही आता है, तो ये 1/4 हो गया, दिख रहा है ना। -3 अब छोटा है, +4 बड़ा है, तो 4 में से 3 गया, 1 बचा और 1/2 होगा, ये सॉरी 2 होगा, क्या होगा यहाँ पर 2 होगा। अब निकालेंगे A21। ठीक है, 21 क्या होगा, 1/2 -3 × 2 प्लस, अब देखो आई का मान 2 है, जे का मान 1 है बराबर 1/2 -6 + 1 कितना आ गया, 1/2 -5, ये हो गया 5/2। मॉडल से बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 5/2। आगे चलते हैं, अब निकालेंगे A22 की वैल्यू। 1/2 -3 × 2 + 2 बराबर 1/2 -6 + 2 बराबर कितना आएगा, 1/2 -4, ये हो गया 4/2, कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे ही A23 निकालेंगे। 1/2 -3 मल्टीप्लाई आई का मान 2 है, जे का मान 3 हो गया। 1/2 ये -6 + 3 हो गया, माइनस प्लस माइनस करेंगे माइनस का 3 आएगा, लेकिन मोड से बाहर आते ही 3/2 बन जाएगा। A24 निकालेंगे। 1/2 -3 × 2 + 4 बराबर 1/2 -6 + 4। अब ये -6 + 4 तो माइनस का 2 आएगा मॉडुलस के अंदर, जब माइनस का 2 बाहर लेंगे तो प्लस का 2 आएगा, तो हो जाएगा 2/2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। अब चलेंगे तीसरी पंक्ति की तरफ। 1/2 -3 आई का मान 3 जे का मान 1 बराबर 1/2 -9 + 1, ये आएगा 8/2, काट दो कितना आ गया, 4। अब निकालेंगे A32। देखो यहाँ भी माइनस का 8 आता मॉडुलस में, लेकिन मैंने बाहर क्या लिखा है, प्लस काट, मॉडुलस हट गया तो प्लस का ही 8 आएगा। ठीक है, अब 3 2 1/2 -3 × 3 + 2 कितना हो गया, 1/2 -9 + 2 बराबर 7/2। A33 1/2 -3 × 3 + 3, ये हो गया 1/2 -9 + 6, ये आएगा माइनस का, सॉरी यहाँ पे 6 की जगह हम क्या लेंगे, 3 है, 3 आएगा, तो ये हो गया माइनस का 6 आएगा मॉडुलस में। अब मॉडुलस से बाहर हो जाएगा प्लस का 6/2, काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब 3 4 का निकालेंगे। 1/2 -3 × 3 + 4, ये हो गया 1/2 -9 + 4, ये हो गया 5/2। तो हमने जितने भी हमारे अंदर एलिमेंट्स, जितने भी अवयव लिखे थे उन सबकी वैल्यू निकाल ली है, निकाल के रख ली। अब इन वैल्यूज को हम इस आव्यूह के अंदर रखेंगे, तो A बराबर आव्यूह क्या बनेगा, A11 का मान आया है हमारा 1, ये हो गया 1। A12 का मान आया है 1/2, ये हो गया 1/2। A13 का मान आया है 0, ये हो गया हमारा 0। A14 का मान आया हमारा 1/2, ये हो गया हमारा 1/2। ठीक है, अब आइए A21 का मान आया है 5/2। ठीक, A22 का मान आया है 2, A23 का मान आया है 3/2 और A24 का मान आया है 1। ठीक है, उसके बाद A31 का मान आया है 4 और A32 का मान आया है 7/2 और A33 का मान आया है 3 और A34 का मान आया है 5/2। यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया, आपका आंसर बन गया।
ठीक है, इस प्रकार से ही आपको जो फिफ्थ का सेकंड पार्ट है वो हल करना है। मैं सेकंड पार्ट लिखता हूं अभी, ठीक है। अब चलते सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए, पांचवा दूसरा पॉइंट आपका दिया है ए आई जे बराबर 2i माइनस जे, ठीक है। तो इसमें भी 3/4 का अवयव बनेगा, और जैसे मैंने इसका पहला पॉइंट निकाला था, ठीक उसी तरीके से उसी प्रकार से इसकी सहायता से आपके उन सबके मान निकालने हैं और वो अवयव में उसको रखना है, ठीक है, पुट करना है। तो इसका बताइए कि पांचवे के सेकंड पॉइंट का जो अवयव बना वो क्या बनेगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, मतलब उसमें a11 की वैल्यू क्या आई, a12 की वैल्यू क्या आएगी, a13 की वैल्यू क्या आएगी, a14 की वैल्यू क्या आएगी। ऐसे ही तीनों पंक्ति चारों कॉलम का मान आपको देना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। अब हमें x, y, z की वैल्यू निकालनी है। तो पहला पॉइंट जो दिया है वो दिया है, पहला अवयव जो पहले पॉइंट का अवयव 4, 3, x और 5, ठीक। उसके बराबर में दिया है y, z 1, 5, मतलब ये वाला अवयव इस वाले अवयव के बराबर है, तब x, y, z का मान क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, सॉरी वर्ग नहीं करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करते हैं। दोनों पक्षों की तुलना करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों की तुलना करने पर तुलना करेंगे, ठीक है। तुलना का मतलब ये होता है कि जो a11 वाला है, जो पहली अवयव का a11 है, वही दूसरी अवयव का a11 होना चाहिए जब भी तुलना होगी। मतलब a11 की तुलना a11 से करेंगे, a12 की तुलना a12 से करेंगे, a21 की a21 से और a22 की a22 से ही तुलना करी जाएगी, ठीक है। मैंने एक शायद आपको जो अध्याय 3 का जो पहला पार्ट था वहां पे कुछ एग्जांपल्स दिए, जहां पे मैंने आपको a प्लस बी a माइनस बी निकालना सिखाया था। तो वहां मैंने आपको बताया था कि सेम ही जो पोजीशन होगी उससे ही उसका जोड़ा जाएगा, उससे ही उसका घटाया जाता है। a11 में a11 ही जोड़ा जाएगा, ये नहीं कि a11 में a12 जोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो देखिए, तो a11 की तुलना a11 से, तो हमें दिख रहा है 4 बराबर हो गया y, तो y की वैल्यू तो आ गई 4, इजिली है, ठीक है। उसके बाद z ये लिखा हुआ, z की वैल्यू क्या हो गई 3, किसके बराबर हो गया z का मान कितना आ गया 3 आ गया, बचा क्या x। अब x की वैल्यू देखते हैं, x ये लिखा हुआ, x है हमारा 2 1 पे, तो इसमें 2 1 पे क्या है 1 है, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। यही आपके तीनों के x y z के आंसर है आसान। अब चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6 का सेकंड पॉइंट है वो क्या दिया है, x प्लस वाई 2, 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर है 6, 2, 5, 8 अवयव के, ठीक है। तो पहला काम में वही करना है कि दोनों पक्षों की हमें तुलना करनी है। तो आइए मैं लिखूंगा पहले, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, ठीक है। तो तुलना करेंगे a11 की a11 से ही, बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 6, और देखा जाए 5 प्लस जेड की वैल्यू 5, 5 प्लस जेड की वैल्यू 5, तो यहां से हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं। z बराबर क्या होगा 5 माइनस 5, z का मान आ गया 0। बहुत सही, हमने एक का तो मान निकाल भी दिया, ठीक है। अगला एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, क्योंकि एक्स वाई 2 2 पे दिया है, a 2 2 पे है, तो ये भी a 2 2 पे 8 दिया, तो ये 8 के बराबर हो गया, ठीक है। z की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो मैं इसको समीकरण 1 मानूंगा, इसको समीकरण 2 मानूंगा। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि x और y की वैल्यू शायद 2 2 आएंगे। चलिए देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या होगा कि जो y की वैल्यू है वो ये बन जाएगी 6 माइनस एक्स। देखो समीकरण 1 यही है, अगर मैं इस x को इधर ले जाऊं तो मैं y की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस एक्स। अब मैं इसी y की वैल्यू को कहां रखूंगा समीकरण 2 में। आप जानते होंगे, आपने कक्षा 10वीं में अध्याय पढ़ा होगा, अध्याय पढ़ा होगा 4, ठीक है, या नहीं 3। उस 3 में हमें वहां पे आपने 2 विधियां पढ़ी होंगी अध्याय 3 में,
दो चर वाले समीकरण में एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि, और एक होती है हमारी एक थी हमारी गुणज विधि के, ऐसे थी कुछ बात गुणज विधि में, ठीक है, वज्रगुण विधि। तो जो आपका यहाँ पे हम दो विधि यूज कर सकते हैं जो आपको आती होगी, जब हम प्रतिस्थापन विधि की बात करें या विलोपन विधि की बात करें। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे हम प्रतिस्थापन का काम कर रहे हैं। हम किस विधि से हल करेंगे इसको? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो प्रतिस्थापन में क्या होता था कि अगर हम पहले से हमने y को सेपरेट किया है तो हमेशा पुट दूसरे में करते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले इक्वेशन से y को सेपरेट किया तो दूसरे में पुट करूंगा। अगर मैंने दूसरे से y को सेपरेट किया होता तो पहले में पुट करता, ठीक है। तो आइए चलते हैं, लिखूंगा मैं y का मान समीकरण 2 में रखूंगा, 2 में रखने पर तो समीकरण क्या बनेगी? x, y की वैल्यू होगी 6 माइनस एक्स बराबर 8। मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8, ठीक है। इस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो जब ये इधर जाएगा तो प्लस का स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो माइनस का 6x, और इधर ये 8 है तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ 0। तो मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये आप जानते होंगे। अब हमें इसका फैक्टर करना है, क्या करेंगे? गुणनखंड। तो गुणनखंड चलिए देखते हैं, गुणनखंड वैसे मैंने सिखाया है, ठीक है। चलिए देखिए गुणनखंड में क्या है कि एक्स स्क्वायर 8 का फैक्टर करेंगे, 4 और 2 है ना, माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8 बराबर 0। अगर आपको गुणनखंड बनाने की विधि देखनी है कि यह कैसे हल किया जाता है तो आप कक्षा 10वीं में एक प्लेलिस्ट दे रखी है, वहां पे बहुपद चैप्टर है पार्ट 2, वहां पे आप देखिएगा, वहां पे आपको फैक्टर करने की विधि मिल जाएगी। आप वहां पे आसान तरीके से सीख सकते हैं कि फैक्टर कैसे किए जाते हैं, ठीक है। मैंने वहां पे आपको बहुत आसान तरीके से, बहुत विधिवत तरीके से वहां पे गुणनखंड करने का तरीका बताया है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, ये इन दोनों में से मेरा क्या कॉमन आएगा? x को मैंने बाहर लिखा, x माइनस 4 हो गया, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ x माइनस 4 हो गया बराबर 0। दोनों में x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ आएगा आपका x माइनस 2 बराबर 0। तो एक बार x माइनस 4 बराबर 0 और एक बार x माइनस 2 बराबर 0। तो एक बार x की वैल्यू आ गई 4 और एक बार x की वैल्यू आ गई 2। तो हम पे x की वैल्यू 2 आई है। अगर x की वैल्यू 2 आई है तो इसका मतलब है y की वैल्यू भी क्या आएंगी? 2 आएगी। तो आइए देखते हैं, अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या होगी? हम इस x को मतलब यहाँ पे देखते हैं, समीकरण मैं 1 लेता हूं, समीकरण 1 से, चलो इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। ये 3 बन गई जो y वाली वैल्यू है, तो मैं समीकरण 3 लिखता हूं, समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या दिए? y बराबर 6 माइनस एक्स, ठीक है। अब लिखेंगे यदि x का मान 4 है तो y की वैल्यू क्या होगी? y बराबर 6 माइनस 4, कितनी आ गई? 2। तो y की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। यदि x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी? 6 माइनस 2, तो कितनी आ गई y की वैल्यू? 4। तो हम पे दो वैल्यू x की है और 2 वैल्यू y की है और एक वैल्यू z की है। आइए मैं उसको एक तरीके से लिख देता हूं, अगर x की वैल्यू 4 है तब y की वैल्यू कितनी आई? 2 आई, ठीक है। पहला तो मान ये है, ठीक। यदि x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी आई? 4 आई, और z की वैल्यू क्या है? 0। यही आपके आंसर है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पॉइंट। आइए चलते हैं अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में थर्ड पॉइंट दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड, 3 रो है, मतलब 3 पंक्ति है और एक स्तंभ है। ऐसे ही 3 पंक्ति एक स्तंभ है, इधर भी 9 5 7 बराबर दिया है। तो सेम चीज मैं लिखूंगा दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या आएगा? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड बराबर कितना बनेगा? 5, और y प्लस जेड बराबर 7। ये समीकरण 1
समीकरण 2, समीकरण 3। ठीक है, सबसे पहले मैं काम करूंगा समीकरण 1 व 3 से। 1 व 3 से समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। और 3 क्या है कि जो y प्लस जेड है उसका मान दिया है 7। x प्लस 7 बराबर 9। क्यों? क्योंकि y प्लस जेड की जो वैल्यू है वो दी है हमें 7। समीकरण 3 में ये वैल्यू दे रखी है, तो जहां पे y प्लस जेड होगा वहां पे मैं 7 लिख सकता हूं। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 9 माइनस 7, x की वैल्यू हो गई 2। पहला मान हमारा निकल चुका। अब निकालेंगे दूसरा मान। ठीक है, इस x के मान को समीकरण 2 में रखो। समीकरण 2 में ऐसे लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, मान रखो। समीकरण 2 पहले लिखेंगे, x प्लस जेड बराबर दिया है 5। यही है x प्लस जेड बराबर 5। x का मान आया 2 प्लस z बराबर 5। z बराबर हो गया 5 माइनस 2, तो z की वैल्यू आ गई 3। अब हमें निकालना क्या है? y का मान। तो z का मान समीकरण 3 में रख दो तो y का मान आ जाएगा। z का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 है मेरी y प्लस जेड बराबर कितना? y प्लस जेड बराबर 7। y का मान z का मान कितना है मेरे पास? z का मान है 3 बराबर 7। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 7 माइनस 3, y की वैल्यू आ गई 4। तो हमने x, y, z तीनों का ही मान निकाल दिया। यही आपके आंसर होंगे। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पॉइंट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया है समीकरण जिसमें आव्यूह दिया आपको a माइनस बी 2a प्लस सी, 2a माइनस बी 3c प्लस डी, और बराबर में दिया है -1, 5, 0, 13 से a b c तथा d के मान ज्ञात कीजिए। अब हमें a b c d के मान निकालने, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पॉइंट किया, x y z की वैल्यू निकाली, ठीक उसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं इसके हल की तरफ। हल करेंगे इसको। दोनों पक्षों की तुलना करने पर क्या होगा कि जो a माइनस बी है उसकी वैल्यू हो गई -1, पहली इक्वेशन। दूसरी बनाते हैं। दूसरी क्या बनेगी? 2a प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 5, दूसरी इक्वेशन। तीसरी क्या बनेगी? 2a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी 0, और तीसरी हो गई। चौथी क्या बनेगी? 3c प्लस डी की वैल्यू हो जाएगी 13, ये चौथी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ना हम कुछ प्रतिस्थापन की जगह कुछ और दूसरी विधि का यूज करेंगे, हम बोलेंगे विलोपन विधि का। ठीक है, विलोपन विधि में क्या होता है कि अगर बी, मतलब जैसे बी का कोफिशिएंट हो गया, ए का हो गया, अगर वो बराबर दे रखे हैं तो उनमें हम प्लस माइनस करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। अगर मैं समीकरण 1 में से समीकरण 3 को, समीकरण 1 में से 3 को घटाने पर अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या होगा? हमें पता है समीकरण 1 है ये, इसमें से घटाना है हमें 2a माइनस बी बराबर 0। आपको पता है जब घटाते हैं, जब माइनस करेंगे तो सिंबल क्या होते हैं? चेंज होते हैं। यही विलोपन विधि का रूल होता है। तो ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस तो ये प्लस का, ये प्लस है तो ये माइनस का, ये हमारा कट गया प्लस माइनस। ठीक है, a में से -2a गया तो माइनस का ही बचेगा, क्योंकि माइनस का 2a बड़ा है। क्या बचेगा? माइनस का a बराबर, यहाँ क्या है? माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कट गया, a की वैल्यू क्या आ गई? 1। देखिए हमने a की वैल्यू तो फाइंड कर ली। अब a की सहायता से ही हम b निकालेंगे।
लिखेंगे a का मान समीकरण कहां रख दो, 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या दी है, a माइनस बी बराबर -1। ठीक है, a माइनस बी बराबर -1। a की वैल्यू आई है 1 बराबर माइनस बी बराबर -1। तो b को इधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, 1 को इधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा। ठीक है, देखो 1 तो इधर आ गया ये वाला, तो प्लस का 1 हो गया, और जो माइनस का b हो चला गया, प्लस का b हो गया, तो b की वैल्यू आ गई 2। अब देखो a और b की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू को, ठीक है, दूसरे और चौथे में कहीं भी नहीं दिया। ठीक है, तो हमारे दूसरे वाले में a दिया है, तो मैं a की वैल्यू दूसरे में रखकर c का मान निकाल सकता हूं आसानी से। फिर लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखो, 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 है मेरा 2a प्लस सी बराबर 5। 2 इंटू ए का मान था मेरा कितना 1 प्लस सी बराबर 5, तो ये हो गया 2 प्लस सी बराबर 5। तो सी की वैल्यू आ गई 5 माइनस 2, सी की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, अब देखो इस सी की वैल्यू को अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 में रख दूं, इक्वेशन नंबर 4 में रख दूं, तो क्या आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा। चलिए सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 4 क्या है हमारी, 3c प्लस डी बराबर 13। 3 इंटू सी का मान है 3 प्लस डी बराबर 13, ये हो गया 9 प्लस डी बराबर 13। डी का वैल्यू हो गई 13 माइनस 9, और डी का मान आ गया 4। तो हमने ए का मान निकाला, क्या आया 1, बी का मान निकाला, क्या आया 2, सी का मान निकाला, क्या आया 3, और डी का मान निकाला, क्या आया 4। ठीक है, तो हमने ए बी सी डी चारों के मान निकाल दिए, यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है एक ए है जो ए आई जे एम इंटू एन है, एक वर्ग आव्यूह है। तो बताइए कि इसमें इन चारों में से वर्ग आव्यूह के लिए कौन सी कोटि सही रहेगी। तो मैंने आपको जो अध्याय 3 का पार्ट 1 है, वहां पहले ही आव्यूह के प्रकार पढ़ाए थे। उसमें मैंने एक प्रकार पढ़ाया था वर्ग आव्यूह। तो मैंने बताया था वर्ग आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों का मान समान हो। पंक्ति और स्तंभ, जैसे 2/2, मतलब पंक्ति भी 2 है, स्तंभ भी 2 है, और पंक्ति 3 है तो स्तंभ भी 3 है, पंक्ति 4 है तो स्तंभ भी 4 है, मतलब जितनी पंक्ति होंगी उतने ही स्तंभ होंगे। ऐसे ही आव्यूह को हम कहते हैं वर्ग आव्यूह। तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि जो रो होगा वो कॉलम के बराबर है, मतलब अगर m n के बराबर हो जाए, ये रो इस कॉलम के बराबर, m अगर n के बराबर हो जाए, तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो जो इसका आंसर होगा तीनों में से सही, वो होगा आंसर नंबर सी। ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। ठीक है, तो दिया है 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x, 0 y माइनस 2 8 और 4। ठीक है, तो हमें इन चारों में से बताना कौन सा जो ऑप्शन है हमारा सही होगा। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं और देखते हैं एक्स वाई की वैल्यू क्या आती है। अगर एक्स वाई की वैल्यू इन इक्वेशन से मैच करेगी तो वो सही होगा, अदरवाइज नहीं तो हमारा बी ऑप्शन होगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या आता है। हल करेंगे इसको, है तो ये ऑब्जेक्टिव, लेकिन बिना हल करे हम एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, हम वही काम करेंगे, इसकी तुलना इससे करेंगे। ठीक है, तुलना करने पर देखेंगे, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो 3x प्लस 7 बराबर 0। ठीक, तो यहां से अगर x का मान निकालो तो क्या आ गया, 3x बराबर -7, x की वैल्यू आ गई -7/3। हमें दिख रहा है यहाँ पे कहीं भी x की वैल्यू -7/3 नहीं है।
चलिए, क्योंकि अभी x एक जगह और दिया है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखा जाए तो ये वाले का जो तुलना की जाएगी, जो कंपैरिजन किया जाएगा वो 4 से किया जाएगा। तो 4 को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो 2 - 4 बराबर 3x। ये हो गया -2 बराबर 3x। x की वैल्यू आ गई माइनस का 2/3। अब x की वैल्यू -2/3 कहीं है, ये रही यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, अभी ये y की वैल्यू निकालनी है। तुलना करते हैं, y + 1 बराबर 8, y + 1 बराबर 8, y की वैल्यू आ गई 8 - 1 बराबर 7, y की वैल्यू हो गई हमारी 7। एक जगह y और दिया है, y - 2, y - 2 की तुलना करेंगे 5 से, कितना आ गया 5, तो y का मान हो गया 5 + 2, y बराबर हो गया 7। हमें क्या दिख रहा है कि y किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन उन दोनों की जो मान है, जो वैल्यू है, वो समान है। ये भी 7 है, ये भी 7 है। लेकिन अगर x की वैल्यू देखी जाए, दोनों ही डिफरेंट है, ये भी और ये भी दोनों अलग अलग है। इसका मतलब है हमें ये ज्ञात करना असंभव है कि इन ऑप्शन में से कौन सा मान सही होगा। देखा जाए ये भी ठीक है, ठीक है, और ये वाला मान कहीं दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ज्ञात करना संभव नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी फॉर बॉम्बे। चलते हैं आगे की ओर, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। लिखा, कोटि 3/3 के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। मतलब एक 3/3 की कोटि दी गई है। चलो पहले समझते हैं इसका आंसर क्या आएगा। हम निकालेंगे, इसको हल करके निकालेंगे। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, बहुविकल्पीय है। हम कोशिश करते हैं पहले 3/3 का अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाऊं तो हमें पता है वो ऐसे बनेगी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारी एक अवयव बनेगी 3/3 की। उसने बोला है जो पहला अवयव है उसकी प्रविष्टि 2 प्रकार से है। मतलब यहाँ 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। मतलब जो पहली पंक्ति है, जो A11 है, A11 की प्रविष्टि क्या दी है, प्रविष्टि 0 या 1 है। ठीक है, तो कुल कितनी प्रविष्टि हो गई, देखा जाए तो 2। मतलब अगर A11 की 2 है तो ठीक उसी प्रकार A12 की भी 2 होगी प्रविष्टि, A13 की भी प्रविष्टि 2 होगी। मतलब अगर देखी जाए, हमें क्या निकालनी है, अवयवों की कुल संख्या निकालनी है। तो कुल संख्या कैसे निकलेगी, हमें दिख रहा है कि अगर A11 की 2 प्रविष्टि है, 2, तो ऐसे ही A12 की 2 होगी, A13 की 2 होगी, A21 की भी 2, A22 की भी 2 प्रविष्टि। मतलब A11 की जगह 0 भी आ सकता है या फिर 1 भी आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही कितने बार लिखना होगा हमें, 3 × 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में ये बोला है कि जो अवयव दिया गया है ना, तो उस अवयव में जो प्रत्येक अवयव है उनकी प्रविष्टि 0 या 1 है। तो उसको मतलब एक अवयव को हम 2 तरीके से लिखते हैं, 0 भी और 1 भी। तो अगर मान लो मैंने एक बार 0 लिया तो ये सब 1 1 है, और फिर मैंने इसको 1 लिया तो ये सब 0 है। तो इसी की 2 प्रविष्टि हो गई। ऐसी A12 की बनेगी, ऐसी A13 की मिलेगी। तो सबकी 2 प्रविष्टि है। अब इन 2 को 9 बार गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512। इसका आंसर क्या आएगा, 512। तो अब ये अवयव की कुल कितनी संख्या होगी, इसकी 512 होगी। कितनी होगी, 512। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो जो आज हमने पढ़ा वो अवयव का पार्ट 2 था, जिसमें हमने प्रश्नावली 3.1 को पूरी तरीके से जाना, समझा और उसको आसान तरीके से हल किया। ठीक है, यह हमारा प्रश्नावली 3.1 था। अब जो अगला पार्ट आएगा वो प्रश्नावली 3.2 के लिए आएगा। लेकिन 3.2 को पढ़ने से पहले मैं अवयव में आपको मल्टीप्लीकेशन, मतलब उनका मल्टीप्लाई, अगर 2 अवयव आपको दे दिए जाएं तो उनका मल्टीप्लाई किस प्रकार किया जाता है रो इनटू कॉलम का, मैं आपको पहले वो सिखाऊंगा। उसके बाद हम चलेंगे 3.2 की ओर। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।